to another session of SSC GD PYQ practice series। ये 11th फेब को सिर्फ सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए थे इसमें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ने 12 बोरी चीनी 1200 प्रति बैग की दर से, 8 बैग 1500 रुपए प्रति बैग की दर से और 10 बैग 2100 प्रति बैग की दर से खरीदा। सभी बैगों की एक साथ औसत लागत क्या होगी? तो हमें पता है एवरेज हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब यहां पर जो चीजें हमें गिवन है, 12 बोरी के लिए कीमत दी गई है कि 1200 रुपए प्रति बैग, मतलब एक बैग की कीमत 1200 रुपए है। तो जरूरी है पहले हमें यह पता चले कि 12 बोरी की कीमत कितनी है। जब एक बैग की कीमत 1200 रुपए है तो 12 बैग की कीमत कितनी हो जाएगी भाई? 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो लगा देने। 8 बैग 1500 रुपए प्रति बैग की दर से खरीदे। निकाल लेते हैं टोटल कितना खर्चा हुआ। 1500 इंटू 8 मतलब 12,000 रुपए। फिर हमें दिया गया 10 बैग 2100 प्रति बैग की दर से खरीदे, तो इनकी टोटल कीमत कितनी हो गई? 21,000। अब सबसे पहले हम टोटल बैग पता कर लें और टोटल रुपए जो खर्च हुए वो पता कर लें और दोनों का डिवाइड कर दें, तो हमें एवरेज कीमत पता चल जाएगी। जोड़ देते हैं तो सीधे सीधे ये बन जाएगा हम लोगों का 4 4 2 6 और 1 7 और 2 और 1 3 और 1 4 47,400 हम लोगों की टोटल कीमत है। और बैग की हम देखते हैं संख्या कितनी है, तो 12 8 20 10 30 डिवाइड कर देते हैं 30 से, तो हमें हमारी कीमत पता चल जाएगी। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 8 जा 24 एंड 0। यही ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन चार्ट का क्वेश्चन है। दिया गया, नीचे दिया गया लाइन चार्ट 5 विभिन्न उत्पादों P1 P2 और डॉट डॉट P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब ये जो लाइन है ये किसी भी जो कंपनियां दी गई हैं इनके प्रॉफिट परसेंट को शो कर रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद P5 का व्यय 46,000 रुपए है, तो P5 का राजस्व कितना है? मतलब आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है और इनकम पूछी है, रेवेन्यू पूछा है, तो सीधा सीधा हम लोग निकाल लेंगे कि भाई 46,000 बात P5 की हो रही है, तो देखते हैं P5 का प्रॉफिट कितना है। 8% है, तो सीधा सीधा इसका 108% कैलकुलेट कर दो, मतलब 108 अपॉन 100 कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो 49680, मतलब बी वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3 2-1 5-3 4-5 5-2 2 0-0 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए डेटा का माध्यिका क्या है? हमें मालूम है मीडियन हमारा हमेशा बीच वाली नंबर होती है, या फिर हम पोजीशन भी कैलकुलेट कर लेते कि n+1/2 पोजीशन होगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अगर बात माध्यिका की हो रही है या बहुलक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं XYZ बहुलक में, तो ये मान लो कि मैक्सिमम नंबर को देखते हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट है। लेकिन अगर माध्यिका की बात हो रही है तो जरूरी है पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखते हैं सबसे पहले 0 से ही शुरू हुआ है। कितनी बार 0 आया? 3 बार आया हुआ है। 1 कितनी बार आया? 2 बार है। 2 कितनी बार है? 4 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 4 1 बार आया है।
और 5 3 बार। देख लेते हैं टोटल कितनी संख्याएं हैं। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। 15 मतलब n+1/2 मतलब 15 और 1 16/2 मतलब 8वीं संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। तो 3 3 6 7 और 1 8 मतलब हमारा आंसर होगा 2। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9800 रुपए की एक राशि पर 6 वर्ष में 4704 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। या तो आप PRT अपॉन 100 लगा दें, अदरवाइज जिन्होंने पहला सेशन देखा है उनको पता है कि जो साधारण ब्याज है हर साल के लिए सेम रहता है। हमें पता है 6 वर्ष में टोटल 4704 रुपए का ब्याज है। तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड कर दें तो हमें एक साल का हमारा ब्याज मिल जाएगा। 4704 डिवाइड बाई 6। तो 784 ये हमारा एक साल का ब्याज हमें पता चल गया। जब हमें अब मालूम है कि एक साल का ब्याज इतना है और जो हमारा प्रिंसिपल है वो 9800 है, तो सीधे पता कर लो कि 784 9800 का कितने परसेंट है। तो 784 डिवाइड बाई 9800 इंटू 100। तो कैलकुलेट कर दो। 78 है तो सीधी सीधी इस बात है 8 बार कटता हुआ दिख रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर हम लोग नोटिस करें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ रिपीटेशन, न्यूमेरिकल वैल्यूज जरूर चेंज है पर क्वेश्चंस की लैंग्वेज लगभग सेम है, उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट है। तो अगर आप ये PYQ क्वेश्चंस की जो सीरीज को अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए SSC GD का पेपर जो आप देने वाले हैं 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो समझ के चलते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया गया, फॉलो करना है बॉड मास। सबसे पहले ब्रैकेट, तो आ जाते हैं ब्रैकेट में। 8 को 4 से डिवाइड कर दो 2, तो मतलब ये बन गया हमारा 28 और 1 29/4 प्लस, और अगर 29/4 ना भी करना चाहें तब भी ना करो, क्योंकि लास्ट में आके अगर हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ दें तो भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे, अभी दिखाते हैं। 7 होल 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 2 3 माइनस 1। 7 1/4 प्लस 9 में से 1 गया 8, सीधा सीधा 8 7 15 सही 1/4। अब चूंकि यहां होल में नहीं दिया गया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 चौको 60 और 1 61/4, यही आंसर हो जाएगा। आखिर ये डायरेक्ट हम लोग कैसे जोड़ देते हैं, तो बेसिकली अगर थोड़ा सा समझने के तौर पे कहें, 7 सही 1/4 का जो रियल मीनिंग है अगर देखते हैं तो बेसिकली ये निकलता है 7 + 1/4। अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे तब भी बात वही है। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर आप ना भी सोल्व करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देंगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन हर जगह ये स्टैंड नहीं करना है, क्योंकि जब माइनस आएगा तब आपकी गलतियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में तय करता है तो रोहित की गति क्या है? तो सीधी सी बात है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देना। डिस्टेंस हमें दी गई है 1188 किलोमीटर और टाइम दिया गया है 22 घंटे। सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि जो हम लोगों के आंसर हैं ये दिए गए हैं मीटर पर सेकेंड में, आंसर दिए गए मीटर पर सेकेंड में, लेकिन यहां जो कैलकुलेट हो रहा है ये हो रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम लोग चेंज किस में कर देंगे? तो सीधी सी बात है, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो इंटू 5/18 और बस इसी को कैलकुलेट हमें कर देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं
अब देखना क्या है कि आप लोग खुद भी कैलकुलेट करेंगे, आपकी एग्जाम है, मेरी थोड़ी ना है, तो ये आप खुद कैलकुलेशन करिए और जो आंसर आएगा इसमें से मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। यदि 24 विद्यार्थियों के समूह का प्रारंभिक औसत भार 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का भार कितना है? एवरेज का क्वेश्चन है, लास्ट सीरीज में भी बताया था। सीधी सी बात है कि ये जो औसत भार 30 किलोग्राम था, ये 2 किलोग्राम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शिक्षक ऐड हो रहा है। मतलब अगर शिक्षक को ऐड करेंगे तो टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 25। भार 2 किलोग्राम बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 32। अगर हम पहले बात करें, 24 विद्यार्थियों के समूह का प्रारंभिक औसत भार 30 किलोग्राम था, मतलब इनका टोटल भार कितना था? 24 इंटू 30। इनका डिफरेंस निकाल दो तो यही तो शिक्षक का भार है। कैलकुलेट कर दो, 25 दूनी 50 और 75 5 80, 800 माइनस 720, मतलब 80 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य रुपए 1333 और रुपए 2150 है, हानि प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य दिया है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य दिया है। हानि प्रतिशत क्यों कहा है कि अगर आप ध्यान दें तो जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है। जो हमें क्रय मूल्य दिया गया है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है। तो जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें मालूम है हमेशा हानि होगी। तो कैलकुलेट कर लो हानि। 2150 माइनस 1333 बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और कैलकुलेशन करना आपका काम है, सॉल्व कर लीजिए। आंसर आएगा इसका मे बी 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बात याद रखना, जब भी बात या 2D फिगर्स की हो या 3D फिगर्स की हो, इनके डायमेंशन में जो भी परसेंटेज में चेंज होता है, इनके एरिया या वॉल्यूम में भी वही परसेंटेज का चेंज होता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ये चेंज परसेंटेज में बराबर होता है, वैल्यूज में नहीं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी आयत का लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए, तो आप क्षेत्रफल में 20 और 30% की एक सक्सेसिव डिस्काउंट या वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि किसी आयत का लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 20 मीटर नहीं बढ़ जाएगा। केवल और केवल चेंज परसेंटेज के सेम होंगे। बात सर्किल की है और हम जानते हैं कि आर स्क्वायर लगता है, भाई पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो जब बात आर स्क्वायर की यूज होती है तो दो बार सीधा सीधा इंक्रीमेंट करा दो। मान लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल था 100, पहले 15% का इंक्रीमेंट कराओ तो 115 हो गया, फिर से 15% का इंक्रीमेंट करा दो तो ये हो जाएगा 132.25। देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है, 32.25% का। तो सीधी सी बात है 32.25 100 का कितने परसेंट है? 32.25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा में मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान क्या है? मालूम है हम लोगों को एवरेज स्पीड क्या होती है? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, यही होती है हम लोगों की एवरेज स्पीड। तो अप्लाई कर देते हैं 210x अपॉन 10 प्लस x इक्वल टू औसत गति हमें दी गई है 12 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 12।
सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 20x इक्वल्स टू 120 प्लस 12x, इधर साइड लाएंगे तो 8x बचेगा, तो x इक्वल्स टू 120 अपॉन 8 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बात पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि हमारा आंसर आया है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन जो ऑप्शन मिले हुए हैं वो दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर्स में। तब भी कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हमें आता है, कर देते हैं। 18 अपॉन 5 से इंटू कर दो, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया a अनुपात b बराबर 7:8 और b अनुपात c बराबर 7:9, तो a b c का अनुपात क्या है? देखते हैं दोनों तरफ कॉमन वैल्यू कौन सी दिख रही है हमें, b, तो b की वैल्यू को दोनों तरफ से बराबर कर देते हैं। यहां पर b की वैल्यू है 7 और यहां पर है 8, मतलब 7 का मल्टीप्लाई अगर हम यहां कर दें और 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दें तो b की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और जब कॉमन वैल्यू बराबर हो जाएगी तो तीनों का वही रेशियो बन जाएगा, मतलब a रेशियो b रेशियो c। यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का, तो 49 रेशियो 56, 8 का इधर कर दें तो 56 रेशियो 72। एबीसी का ही अनुपात पूछा गया था और यही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा करता है, परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर हम लोग इसको x मानकर करें तो काफी लेंदी भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं फंसने का भी डर रहेगा, लेकिन एक बात खुद सोचो, अगर x मानकर आंसर निकल सकता है तो हम अपने मन से कोई डिजिट मान लें तब भी तो आंसर निकल सकता है, और शायद हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। कैसे? हमें करना क्या था, एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय, मतलब हमें करना था डिवाइड। मान लेते हैं वो संख्या जो है वो 2 है, अपनी तरफ से ही मान लिया, 2 से विभाजित करना था तो कर दीजिए 2 से विभाजित, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए था 1। गलती क्या हुई, विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया। अगर 2 से गुणा कर दो तो जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 4। पूछा ही गया परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है, तो बताइए 4 1 का कितना प्रतिशत है, तो 4/1 इंटू 100, मतलब 400%, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है, मतलब हमें दिया गया है 4a = 2 पाई आर। पूछा क्या गया, यदि वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमें दे दी गई 1386, तो पूछा ही गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आपसे वैल्यू पूछी गई है ए स्क्वायर। हमें मालूम है अगर ए निकालना है तो 2 पाई आर की वैल्यू पता होनी जरूरी है, और 2 पाई आर की वैल्यू के लिए ये तो भाई दोनों चीजें हमें मालूम है पहले से ही, 2 गिवन है और पाई के लिए हम लोग 22/7 रख देंगे। यहां के लिए आर की वैल्यू का पता होना जरूरी है, और वो हम पता कर लेंगे यहां से। कैसे? आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386/22 और 7 चला जाएगा ऊपर। कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये हमें 6 बार और 3 बार 63 बार कटता हुआ दिख रहा है, मतलब r इक्वल्स टू √9 इंटू 7, भाई 63 को 2 भागों में बांट दिया, 9 और 7 में, क्योंकि हमें अंडर रूट लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कैसे? अब देखो ये 7 सीधा सीधा वर्गमूल मिल गया और 9 का 3, मतलब 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21।
हमें पता चल गई आर की वैल्यू है 21। अब यहां से 2 पाई आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो a इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 4, और r के लिए वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। तो 1/2 22/7, और r की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है 21। ये 3, ये 11, मतलब a की वैल्यू हमें पता चल गई 33। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना क्या टफ है? जैसे 33 का स्क्वायर पता है वो सीधा सीधा आंसर उसको दिख गया होगा, और जिसको नहीं पता है वो आंसर याद करें। 33 का आंसर नहीं, 33 का स्क्वायर। स्क्वायर याद होने बहुत जरूरी है, कम से कम 35 तक या 40 तक, वो आपकी ही कैलकुलेशन में काम आएंगे। अच्छा, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं तो इतना याद रखें, कुछ भी माने या ना माने, एक बात ये जरूर मान लें कि अगर आप कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं तो मिनिमम 30 तक तो टेबल याद कर लो। भले ही बच्चों वाला काम है पर ये बहुत जरूरी है। लगभग 40 तक स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक ना सही तो 15 तक के क्यूब याद कर लो। ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगे। तो हमें पता है 33 का स्क्वायर होता है 1089, तो 1089 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। और बचा हुआ ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि सॉल्व करने की जरूरत हमें है, ये आप खुद भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं।